Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is lecture number 14. Before starting our today lecture, हम ये देखते हैं कि previous lecture में हमने क्या क्या पढ़ा था. Just revision हो जाएगी आपको. Then we will continue our lecture number 14. Previous lecture is related to the starting of the chapter number 7, that is the financial assets. और उसमें हमने आपको एक एग्जांपल दी थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कि जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट शो की तो उसमें 3.3% जो उनसे टेंजिबल एसेट थे जो प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट से रिलेट कर रहे थे, और बाकी एसेट जो उनसे हैं वो दैट इज़ द फाइनेंशियल एसेट. तो फाइनेंशियल एसेट्स हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं. दैट इज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट इन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें जो उनसे हमने देखी थी. उसके बाद क्वेश्चन जो है वो रेस होता था कि जी हाउ मच कैश शुड ए बिजनेस हैव, कितना उसके पास कैश होना चाहिए. फाइनेंशियल एसेट्स में हमने देखा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को देखा था हमने. तो दीज ऑल आर द फाइनेंशियल एसेट्स. उसके बाद हमने देखा था कि द वैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स को कैसे वैल्यूएट किया जाता है. रिपोर्टिंग कैश इन द बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में कैश को किस किस हेड में जो है वो शो किया जाता है. द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उस पर थोड़ी सी नज़र डाली थी. एंड कैश मैनेजमेंट, के कैश को किस तरह मैनेज किया जाए कि उसमें एरर एंड फ्रॉड के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो सके. उसके बाद हमने देखा था कि जो एक्सेसिव कैश बैलेंस को किस तरह इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है. मैंने बताया था आपको कि भी वो सिक्योरिटीज़ में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में जो है वो सबमिट जमा करवाया जा सकता है, उस पर इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया जा सकता है, या किसी इफेक्टिव जो है वो इक्विपमेंट बाय किया जा सकता है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जा सकती है, एंड सो ऑन. इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश के बारे में हमने पढ़ा था कि कैश को इंटरनली कैसे कंट्रोल किया जाता है. फिर कैश ओवर और शॉर्ट जो है हो जाए तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो हमने पढ़ा था कि बैंक स्टेटमेंट्स क्या बताती हैं आपको. एंड रिकनसाइलिंग द बैंक स्टेटमेंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लिटिल बिट डिफ़िकल्ट अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें. आई थिंक कि जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना दैट इज़ डिफ़िकल्ट. तो फिर हमने उसके रूल्स रेगुलेशंस पढ़े थे कि जो किन चीज़ों को प्लस किया जाता है, किस चीज़ों को माइनस किया जाता है. और उसमें से हमने ये भी देखा था कि जो डेबिट और क्रेडिट जो है वो कैसे किया जाता है, उसकी एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं. उसके अलावा हमने ये भी चेक किया था कि जो है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस एज पर आवर कैश लेजर क्या है, और उसको कैसे जो है रिकनसाइल किया जाएगा. देन वी टॉक अबाउट द पैटी कैश. पैटी कैश किस लिए मेंटेन किया जाता है. स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश होती है जो मेंटेन किया जाता है डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो सा है ये इसकी कस्टोडियन जो है दैट इज़ 1 पर्सन, नॉट मोर देन 1, और वो एक सर्टन अमाउंट जो है मेंटेन की जाती है लाइक 50,000. जब वो नियर टू एंड होते हैं तो वो अकाउंटेंट से दोबारा लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है कि ये मैंने एक्सपेंस किए थे, और वो दोबारा उसको कैश कर लिया जाता है. एंड मार्केट टू मार्केट ए न्यू प्रिंसिपल ऑफ एसेट्स वैल्यूएशन, एसेट्स को जो है किस तरह वैल्यूएट किया जाता है दैट इज उसके बारे में हमने पढ़ा था. तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 14 दैट इज़ रिलेटेड टू अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स. अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स उनसे हैं वो कौन से होते हैं. लाइक कि जी जिस तरह आपने फैमिली में या किसी दोस्त को पैसे दिए और वो पैसे लेके जो है वो फरार हो गया. कुछ दोस्त होते हैं वो पैसे आपको वापस कर देते हैं. और इसी तरह जो है जब कॉरपोरेशन है या कोई मर्चेंडाइजिंग कंपनी है वो प्रोडक्ट को सेल करती है तो उसमें से कुछ लोग जो है वो पैसों को ऑन टाइम, अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, ऑन टाइम जो है पैसे अकाउंट रिसीवेबल आपको पे कर देते हैं. और कुछ होते हैं उसको डिले कर देते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गया या ख़राब हो गया, या उनकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो पैसे नहीं देते. लेकिन जो लोग पैसे नहीं दे रहे तो उनका कुछ ना कुछ तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड आना चाहिए ना, तो वो
रिकॉर्ड जो है वो किस तरह मेंटेन किया जाता है। आज का लेक्चर जो है हमारा अनकलेक्टेबल अकाउंट्स के बारे में होगा। अनकलेक्टेबल अकाउंट्स क्या होते हैं? इफ ए कंपनी मेक ए क्रेडिट सेल टू द कस्टमर, सम अकाउंट्स इनएविटेबली विल टर्न ऑफ टू बी अनकलेक्टेबल। मतलब ये होता है कि वो ऑब्वियसली जो है उसका कि उन्होंने जो है वो अनकलेक्टेबल जो है वो हो जाते हैं, उन्होंने पैसे नहीं देना होता, या आपको शक होता है कि यार इसमें कम इतना टाइम जो है गुजर गया, 60 डेज गुजर गए, 90 डेज गुजर गए, अब ये जो है पुरानी बात होगी, है पास्ट ड्यू, कि ये पैसे जो है हमें नहीं मिलेंगे। तो उस पैसों का हम अकाउंटिंग में किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, लेट्स सी। रिफ्लेक्टिंग अनकलेक्टेबल अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो किया जाता है? एट द एंड ऑफ ईच पीरियड रिकॉर्ड एंड एस्टिमेट ऑफ द अनकलेक्टेबल अकाउंट, कि एक एस्टिमेट लिया जाता है कि अच्छा ठीक है ये हमारे जो सा अकाउंट रिसीवेबल है, इसमें से इतनी अमाउंट जो सी है हम एस्टिमेट करते हैं कि ये हमारे रिसीव हम इसको नहीं कर सकेंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है? अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस जो है अनकलेक्टेबल अकाउंट जो है आप कर देते हैं और डेबिट करते हैं एक सर्टन अमाउंट को। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, तो अनकलेक्टेबल जो है उसको आप एज ए सेलिंग एक्सपेंस जो है वो ट्रीट कर देते हैं। अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस उसको आपने सेलिंग एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, और उसके बाद आपने क्या किया कि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट और कंट्रा एसेट्स अकाउंट जो है वो आपने प्रिपेयर कर लिया अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। नेक्स्ट देखते हैं द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या किया जाता है? अकाउंट रिसीवेबल उसमें से लेस कर दिए जाते हैं अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट। तो अकाउंट रिसीवेबल जो भी है, सपोज 5000 था, उसमें से 500 आपने अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट किया, तो अकाउंट रिसीवेबल 5000 लेस 500, तो आपके पास कितने आगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल दैट इज $4500। The net realizable value is the amount of account receivable that the business expect to collect। क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ओके 5000 तो मेरे अकाउंट रिसीवेबल थे, लेकिन इसमें से मुझे सिर्फ $4500 जो है वही रिसीव होंगे। 500 जो है उसने डाल दिया अलाउंसेस फॉर डाउट, इसका उसको डाउट है। अब क्वेश्चन ये जो है वो रेज होता है कि ये कैसे डिटरमिन किया जाता है कि ये कितने पैसे जो है वो डाउटफुल अकाउंट्स में या डाउटफुल डेट्स में जो है वो डाल दिए जाते हैं कि अच्छा जी वो पैसे देंगे कि नहीं देंगे या क्या उसका हिसाब किताब होगा। तो देयर आर सर्टेन अमाउंट्स जो की जाती है, उसका मेथड जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे। और नेट रिलीजेबल वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, मतलब जो एक्सपेक्ट करता है कि वो रिसीव कर लेगा। नेक्स्ट चलते हैं, राइटिंग ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल। व्हेन एन अकाउंट इज डिटरमिन्ड टू बी अनकलेक्टेबल, इट नो लॉन्गर क्वालिफाइज एन as an assets and should be write off। अब आपने क्या किया कि एक अकाउंट को अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्वालिफाई कर दिया किस चीज़ के लिए? टू बी अनकलेक्टेबल, कि ये हमने रिसीव नहीं होंगे। तो अब वो कहते हैं कि इट्स नो लॉन्गर क्वालिफाई एन एज एसेट्स एंड शुड बी राइट ऑफ, कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो अभी प्रीवियस एंट्री आपने क्या की थी कि आपने की थी, वी कैन रीचेक इट, कि जो आपने प्रीवियस एंट्री की थी अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस टू अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, तो कंट्रा एसेट अकाउंट आपने बना दिया था अलाउंसेस फॉर डाउटफुल। तो आगे जाके हम देखते हैं कि अब हम क्या कह रहे हैं। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट
तो अब हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, पहले हमने इसको क्रेडिट किया था और अब हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अकाउंट रिसीवेबल एंड व्हाट हु इज़ द कस्टमर, दैट इज़ एक्स कस्टमर। ये कस्टमर का नाम जो है हम मेंशन कर देंगे और अमाउंट मेंशन कर देंगे जितनी अमाउंट हमने डाउटफुल में अकाउंट में डाली अलाउंसेस फॉर, जितना हम राइट ऑफ कर रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल जो है एज्यूम करते हैं। एज्यूम दैट ऑन January 5th द K-Max determined that the Jason clerk would not pay the $500 he owes। अब जो जैसन क्लर्क है वो क्या कर रहा है कि वो एज्यूम कर रहे हैं कि जैसन क्लर्क जो है वो अमाउंट जो है वो 500 वापस नहीं करेगा। अब वो वापस नहीं करेगा तो हम क्या कर रहे हैं, इसको, इस एंट्री को कैसे जो है पास करेंगे, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स दैट इज 500। अब वी आर गोइंग टू राइट ऑफ, हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। एंड अकाउंट रिसीवेबल जे क्लर्क जो है उसका अकाउंट जो है रिसीवेबल के हमने अब उसके जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल एक हमारे पास एसेट्स होता है, तो एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अब एसेट्स को हम क्लोज कर रहे हैं तो सिंपली हमने उसको क्या किया कि क्रेडिट कर दिया। और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट जो हमने क्रिएट किया था कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, और उसको भी अब हमने क्लोज करना है, तो हमने क्या किया कि 500 को कॉन्ट्रा एसेट जो है अकाउंट शो कर दिया। और उससे पहले हमने जो है वो एंट्री की थी तो वो एक्सपेंस हमने शो किया था, तो उसको हम एज एन इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस जो है वो ट्रीट कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि एज्यूम दैट बिफोर दिस एंट्री द अकाउंटेंट रिसीवेबल बैलेंस वाज 10,000 एंड द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट बैलेंस वाज 2,500। लेट्स सी व्हाट्स अफेक्ट द राइट ऑफ हैड ऑन दीज अकाउंट। अब वो जो राइट ऑफ किया है, ये जो पिछली ट्रांजैक्शन हमने की है, यू कैन चेक इट अगेन, कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन की है इसमें हमने अलाउंसेस फॉर डाउटफुल को हमने क्रेडिट किया था पहले, इससे पहले ट्रांजैक्शन में इसको हमने डेबिट कर दिया, ये ज़ीरो हो गया। और अकाउंट रिसीवेबल जो हमने पहले किया था जब हमने प्रोडक्ट सेल की थी जे क्लर्क को, हमने अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट किया था 500 का, तो अब ये जो है वो ज़ीरो हो गया। अकाउंट रिसीवेबल भी हमने जो है वो ज़ीरो कर दिया कि जी 500 अब हमने उससे, हमें पता यकीन हो गया कि अब हमने उससे नहीं लेने। और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट जो हमने कॉन्ट्रा एसेट बनाया था वो भी हमने ज़ीरो कर दिया। और अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, नाउ बिफोर राइट ऑफ क्या था कि अकाउंट रिसीवेबल था हमारे पास कितना, 10,000, और हमने क्या किया था, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट कितना किया था, डेट इज़ 2,500। और हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो सी है वो कितनी थी, डेट इज़ $7,500। अब जब राइट ऑफ कर दिया, तो जब हमने राइट ऑफ किया तो हमने क्या किया, नोट दैट द $500 राइट ऑफ डिड नॉट चेंज द नेट रियलाइज वैल्यू नॉर डिड नॉट अफेक्ट एनी इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। अब जब राइट आउट किया हमने, तो हमने क्या किया कि अकाउंट रिसीवेबल को कितना, अगर लेजर में जाके आप देखें तो अकाउंट रिसीवेबल 500 से क्या हो गए थे, डेट इज क्रेडिट, तो 500 से अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए। और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट वो भी 500 से कम हुए, वो हमारे पास कितने रह गए, 2,000। तो अब हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो सी है दैट इज 7,500। तो अब दोनों में बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास वैल्यू जो सी है वो चेंज नहीं हुई, चेंज दैट इज द सिमिलर, वो हमारे पास सेम है। उसके बाद हम देखते हैं रिकवरी ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल प्रीवियसली राइट ऑफ। ऐसा अकाउंट जो हमने राइट ऑफ कर दिया था और अब क्या हुआ कि अब हमें उधर से पैसे जो है वो वसूल हो गए, वी रिसीव द मनी, वी गॉट द मनी, सब्सिक्वेंटली कलेक्शन रिक्वायर दैट द ओरिजिनल राइट ऑफ एंट्री
बी रिवर्स बिफोर द कैश कलेक्शन इज रिकॉर्डेड। अब हमने वो जो राइट ऑफ वाली एंट्री थी उसको हमने क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है, उसको हमने रिवर्स कर देना है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो हमने राइट ऑफ वाली एंट्री लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दिया था। अब हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। अब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एक्स कस्टमर और अलाउंसेस फॉर द डाउटफुल अकाउंट डेट इज क्रेडिट कर दिया। अब ये तो हमने रिवर्स एंट्री कर दी। बी रिमेंबर हमने क्या किया था कि एक ऐसा जो सा अकाउंट रिसीवेबल था जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था, अब उससे पैसे मिल गए, तो अब हम उस एंट्री को जो राइट ऑफ वाली थी उसको हम रिवर्स कर दिया। रिवर्स मीन कि जो एंट्री हमने की थी जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया और जिसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि कैश रिसीव किया, कैश जितनी अमाउंट थी उतनी अमाउंट मेंशन कर दी और अकाउंट रिसीवेबल, अगेन अकाउंट रिसीवेबल को हमने जो है वो क्रेडिट कर दिया, राइट। तो हमारा जो है वो ये जो राइट ऑफ हुआ था वो कैश हमने रिसीव कर लिया। मंथली एस्टिमेट्स ऑफ द क्रेडिट लॉसेस हमने बात की थी कि जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि डाउटफुल अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो किस तरह मेजर किया जाता है, या हमें कैसे पता चलता है कि इतनी अमाउंट जो है वो हम डाउटफुल डेट्स में पुट कर देंगे। एट द एंड ऑफ ईच मंथ मैनेजमेंट शुड एस्टिमेट, एक एस्टिमेट लगाती है द प्रॉबली अमाउंट ऑफ द अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स एंड एडजस्टमेंट द एंड एडजस्ट द अलाउंसेस फॉर द डाउटफुल अकाउंट टू हिज न्यू एस्टिमेट। तो वो अब क्या करती है कि एक एस्टिमेट लगाती है कि कितना अमाउंट जो सी है हमारी अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स में, ये डाउटफुल डेट्स में जो है वो चली जाएगी। एट December 31st, 2003, Musicland's accounting record indicates the following। अब म्यूजिकलैंड जो है उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या शो करें, अकाउंट रिसीवेबल दैट इज 50,000, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट दैट इज $200 दैट इज क्रेडिट। अब ये क्या अकाउंट रिसीवेबल 50,000 है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 200। पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट द 5% ऑफ द रिसीवेबल्स आर अनकोलेक्टेबल। अब वो कहते हैं कि जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि जो 5% है रिसीवेबल का दे आर अनकोलेक्टेबल। व्हाट इज द म्यूजिकलैंड अनकोलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस फॉर 2003। अब वो क्या होंगे, अब डिजायर बैलेंस इन द अलाउंसेस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स जो हिस्ट्री हमें बताती थी दैट इज द 5%, 50,000 का 5% लिया दैट इज $2,500। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी कितना है दैट इज 200 और यू हैव इंक्रीज्ड 2,300 आपने इंक्रीज किया तो आपके पास कितना आ गया 2,500। तो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपके पास आ गया 2,500, बट जो इंक्रीज किया आपने वो कितना था 2,300। जनरल एंट्री क्या होगी, अनकोलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस शो कर दिया। प्रीवियस भी हमने जो सा इसको एक्सपेंस शो किया था, अनकोलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस दैट इज 2,300 और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट दैट इज 2,300। यहाँ पे हमने 2,500 इसलिए नहीं किया कि हमारे पास ऑलरेडी 200 का अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो आउटस्टैंड कर रहे हैं और 2,300 हमें और चाहिए थे, हमने ऐड कर दिया और टोटल जो सा एस्टिमेट हमारा था दैट इज 2,500। के बाद लेट लुक्स एट अनदर वे टू एस्टिमेट द अनकोलेक्टेबल अकाउंट। तो वो क्या होगा, एस्टिमेट क्रेडिट लॉस द बैलेंस शीट अप्रोच। तो बैलेंस शीट अप्रोच जो है उससे कैसे एस्टिमेट किया जाता है क्रेडिट लॉस।
year ends account receivable is broken down into age classification कि year end account receivable is broken down into the age classification के उसको अकाउंट रिसीवेबल को अकॉर्डिंग टू एज मीन के कितने अरसे में वो अकाउंट रिसीवेबल रिसीव होते हैं उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है. ईच एज ग्रुप हैज़ ए डिफरेंट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग अनकलेक्टेबल. तो वो उस एज ग्रुप का जो है वो बताते हैं कि उसका डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट लाइकिंगहुड है उसकी कि वो कितने टाइम में जो है वो कलेक्ट किया जाए. कंप्यूट इज सेपरेट अलाउंसेस फॉर ईच एज ग्रुप. अब वो कह रहे हैं कि जी ईच एज ग्रुप का जो है वो सेपरेट जो है वो अलाउंसेस जो है वो मेंटेन किए जाएं. लेट्स सी कि ये किस तरह किए जाते हैं. At December 31st, 2003, the receivables for the Eastco Corporation Incorporation were categorized as follow. नाम लिखा उसके बाद schedule of the account receivable by age. This is not the age of the person, this is age how long it convert into the cash. And December 31st मतलब उसकी कितना आउटस्टैंड कर रहा है. तो that is December 31st, 2003. Days past due के अमाउंट आउटस्टैंड कर रही है कितने अरसे से. करंट मतलब जो भी प्रेजेंट है दैट इज 45,000. 1 to 30 डेज से जो आउटस्टैंड कर रहे हैं दैट इज 15,000. 31 to 60 days that is 50,000 and over 60 days that is 2,000. so account receivable balance total balance कितना है कंपनी के पास that is 67,000. estimate bad debts percent. अब bad debt percent जो है वो काउंट की that is 1% for current, 3% for 1 to 30 जो 1 to 30 डेज में पे करते हैं एंड देन 5% to 31 to 60 डेज एंड 10% इज फॉर ओवर 60 डेज. तो जो ओवर 60 डेज हो जाते हैं वो उसमें से 10% जो है आपके बैड डेट्स में चले जाते हैं. एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट 1% है. 45,000 का 1% लिया है डेट इज 4,500. उसके बाद 15,000 का 3% लिया दैट इज 4,450. एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट तो हमने क्या किया कि 1% जो है वो लिया 45,000 का तो हमारे पास 450 है. एंड देन 1 to 30 का हमारे पास 15,000 था उसका हमने 3% लिया दैट इज 450 और 5% हमने लिया 5,000 का दैट इज 250 और 10% लिया 2,000 का तो डेट इज 200. तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट दैट इज बाय एज इज $1,350. तो ये बाय एज जो सा हमने ये एस्टिमेट लगाया कि हमारे जो अनकलेक्टेबल अमाउंट होगी दैट इज 1,350. अब हमने क्या किया है ईस्ट कंपनीज अनएडजस्टेड बैलेंस इन द अलाउंसेस अकाउंट इज 500. जो अनएडजस्टेड था वो 500 था जिसको हमने एडजस्ट नहीं किया राइट ऑफ नहीं किया. पर द प्रीवियस कंपटीशन द डिजायर बैलेंस इज और इट शुड बी 1,350. तो अब हमने क्या किया कि 500 प्रीवियस बैलेंस था और होना कितना चाहिए 1,350. ये जो अभी हमने प्रीवियस कैलकुलेट किया विद अप्रोच ऑफ एज के अकाउंट रिसीवेबल बाय एज कितना है और होना कितना चाहिए 1,350. तो इट्स मीन के जो डिफरेंस आ रहा है डेट इज 850 का तो वो 850 वी हैव टू मेक द जर्नल एंट्री. Uncollectible account expenses that is 850. Allowances for doubtful accounts that is 850. Uncollectible
अकाउंट एक्सपेंस आपने शो कर दिया, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट ये आपने कॉन्ट्रा एसेट जो है वो बना दिया, डेट इज 850. Guess what's there is another alternative to estimate the uncollectible accounts. Again, there is one problem कि अब किस मेथड से हम जो है वो मेजर करेंगे कि अकाउंट हमारे रिसीवेबल हैं, अनकलेक्टेबल जो है वो रिसीवेबल कितना, उसका एस्टिमेट कैसे लगाएंगे. An alternative approach to estimate credit losses. Uncollectible accounts percentage is based on the actual uncollectible account from the previous year. Credit sale जितनी भी की होती है और उसमें एक्चुअल जो आपको लॉस होता है वो आप परसेंटेज देख लेते हैं कि वो सेल का कितने परसेंट है. फोकस इज ऑन डिटरमिन द अमाउंट टू रिकॉर्ड ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस. फोकस डिटरमिन किया जाता है द अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, उसको एज एन एक्सपेंस में जो है वो पुट कर दिया जाता है. और वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेट कैसे एस्टिमेट किया जाता है, डेट इज एस्टिमेटेड ऑन द क्रेडिट से प्रीवियस ईयर का जो एक्चुअल आपने रिसीव नहीं किया तो वहाँ से मेजर किया जाता है. उसके बाद क्या करते हैं, नेट क्रेडिट सेल इनटू परसेंटेज एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल, उसमें से द अमाउंट ऑफ द जर्नल एंट्री हमारे पास आ जाती है. नेट सेल इनटू परसेंटेज एस्टिमेटेड कलेक्टेबल कि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं और उसके बाद हमारे पास जर्नल एंट्री की अमाउंट जो है वो आ जाती है. In 2003 ईस्ट कंपनी हैड क्रेडिट सेल ऑफ 60,000. उसके पास क्या थी, क्रेडिट सेल थी. हिस्टोरिकली 1% ऑफ द ईस्ट कंपनी अकाउंट हैव बीन अनकलेक्टेबल. अब वो कहते हैं कि 2003 में क्या हुआ कि जो सेल है, क्रेडिट सेल है 2003 में, डेट इज $60,000. अब वो 60,000 उसकी सेल है और हिस्ट्री जो शो करती है वो ये शो करती है कि 1% ऑफ ईस्ट कंपनी अमाउंट है बिन अनकलेक्ट. तो जो भी वो सेल करती है उसकी 1% जो है वो अनकलेक्टेबल में चला जाता है. फॉर 2003 द एस्टिमेट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस $600. अब $600 कैसे कैलकुलेट किया, दे मेंशन इट 60,000 इंटू 0.01%, 1% उनका लिया 0.01 इंटू 0.01 और 1%, तो दैट इज $600. नो प्रिपेयर द जर्नल, नो प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री फॉर द December 31, 2018. जर्नल एंट्री जो हमने करनी है, जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वो क्या होगी, दैट इज द 31 December अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस 600, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट. अब आप ये देखें कि हमने जितनी भी एंट्रीज की, एंट्री हमारी जो सी है वो सेम जो सी है वो पास हो रही है, वही चलती आ रही है. अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट. तो आई होप कि इसमें आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी. सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि हम मेथड्स जो है वो चेंज कर रहे हैं कि एवेल्यूएशन के मेथड जो है वो क्या क्या हो सकते हैं. अनकलेक्टेबल अकाउंट समरी. अब जो भी हमने जो है अनकलेक्टेबल अकाउंट्स को जो है वो ट्रांजैक्शंस की, तो उसकी ज़रा समरी की तरफ जो है वो थोड़ा सा चले जाते हैं कि वो कैसे हमने एम्फसिस किया है. परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल के जो फर्स्ट हमने किया था, दैट इज एम्फसिस ऑन द रियलाइजेबल वैल्यू. रियलाइजेबल वैल्यू जो थी है उस पर हमने एम्फसिस किया था परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल. तो हमने क्या किया था कि एंट्री जो है वो पास की थी, दैट इज अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट. और उसका फोकस किस पे था, बैलेंस शीट फोकस था कि एक तो हमने एक्सपेंस में डाल दिया था अकाउंट
जो से उसको अनरिसीवेबल अकाउंट एक्सपेंसेस को, और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज़ द बैलेंस शीट फोकस को हमने बैलेंस शीट पे फोकस किया था। एजिंग ऑफ द रिसीवेबल हमने क्या किया कि उसमें हमने डिटरमिन किया कि कितनी देर में जो है वो अकाउंट रिसीवेबल जो है होते हैं आपको, कि उसमें कितना टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। तो एम्फसिस ऑन द रियलाइजेबल वैल्यू, और उसमें हमने वही सेम एंट्री की, एंड दैट इज़ अगेन बैलेंस शीट फोकस। एंड देन थर्ड वन हमने क्या किया, परसेंटेज ऑफ सेल के जो प्रीवियस ईयर की सेल थी उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि उसमें से जितने लोगों ने पैसे वापस नहीं किए तो उसी पे हमने अंदाज़ा लगाया कि अच्छा ठीक है, दिस परसेंटेज ऑफ सेल, सपोज लास्ट टाइम हमने जो ट्रांजैक्शन की थी उसमें हमने कहा था कि 1% होता है, तो अगर 1% है तो हमने इस दफ़ा भी 1% कैलकुलेट करके क्या किया, सेल्स और सेल से हमने जिनसे वो एम्फसिस किया था, और दैट इज़ रिलेटेड विद द इनकम स्टेटमेंट फोकस। तो हमने उसका जो फोकस था दैट इज़ विद इनकम स्टेटमेंट। तो हमने सिंपली वो हमने देखा था कि 60,000 की सेल थी इस ईयर, पिछली ईयर्स में जितनी भी सेल हुई थी तो हमने कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रीवियस ईयर की सेल बताई हो और उसमें आपको बताया हो कि कितने आपके जो उनसे डाउटफुल, मतलब कितनी अमाउंट आपने रिसीव नहीं की थी, बैड डेट्स कितने हो गए थे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ 1%, 1.5%, 1.75%, और उतना उसके बाद आपने इस साल में उस पर चार्ज कर दिया अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारे पास पहले तो हमने इंडायरेक्ट मेथड जो है वो पढ़े थे कि इंडायरेक्ट मेथड जो है वो उसमें राइट ऑफ जो है वो किस तरह किया जाता है। तो नाउ वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट मेथड। दिस मेथड्स मेक नो अटेम्प्ट टू मैच रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस ऑफ द अनकलेक्टेबल अकाउंट। तो इसमें मैच नहीं किया जाता रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, और सिंपल एंट्री जो है वो पास कर दी जाती है। ऑन जनवरी 15 सपोज द अनकलेक्टेबल एक्सपेंस टू अकाउंट रिसीवेबल, you directly charge the uncollectible to expenses को, आप उसको डायरेक्टली एक्सपेंस जो है वो चार्ज कर देते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल सपोज एक्स कस्टमर ने आपको जो है वो पैसे नहीं दिए, तो आपने क्या किया कि एक्स कस्टमर को जो है वो कर दिया, क्रेडिट कर दिया अकाउंट रिसीवेबल से। Income tax regulations and the financial reporting. Income tax, the direct write-off method is required to calculate taxable income. जो डायरेक्ट राइट ऑफ करते हैं आप, उसमें जो सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो सा वो क्या करता है कि वो कहता है कि जो सा आपने इनकम टैक्स जो सा वो टैक्सेबल इनकम जो थी वो कलेक्ट करनी है। You direct write off the methods required to calculate the taxable income। ये जो direct method है वो कहता है कि आपने taxable income जो है उसको calculate करना है, that is by the income tax authority। और जो आपकी second जो gap आता है आपका, that is the financial stated income, generally accepted accounting principle gap जो है अलाउंसेस मेथड्स बेटर मैच द एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू। जो अलाउंसेस मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ा और एक अलाउंसेस मेथड हमने पहले पढ़ा था, वो आपको क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि जो बेटर मेथड जो है इसको कंसिडर किया गया है क्योंकि ये रेवेन्यू के साथ जो है वो मैच करता है। क्योंकि हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन की थी उसमें हमने क्या किया था कि जितने भी आपके बैड डेट्स हो रहे थे या आप जो है डाउटफुल थे उनके लिए या एस्टिमेट मेजर कर रहे थे, तो डेट इज़ रिलेटेड टू डेट अकाउंटिंग पीरियड। तो मैचिंग प्रिंसिपल जो है रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो है हमारा वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है इसमें गैप में। तो अगर आपको याद होगा कि जो है मैचिंग प्रिंसिपल और रियलाइजेशन की मैचिंग जो है एक्सपेंसेस जो है उसी एरिया में होने चाहिए जिस स्पेसिफिक पीरियड में उसको
मतलब जो कॉज बने हैं उसके रेवेन्यू जनरेट करने का। और रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब रेवेन्यू अर्न किया जाए जिस स्पेसिफिक पीरियड में, उस पीरियड में रिकॉर्ड किया जाए। तो जो अलाउंसेस मेथड है दैट इज़ द सुपीरियर मेथड एंड दैट इज़ मच बेटर देन द फर्स्ट डायरेक्ट मेथड्स। इंटरनल कंट्रोल ऑफ द रिसीवेबल, इंटरनल कंट्रोल जो है वो किस तरह किया जाता है रिसीवेबल। सेपरेट द फॉलोइंग ड्यूटीज़, कि ड्यूटीज़ जो सी है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी। मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडी लेजर, जो अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडी लेजर हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है कि वो सेपरेट मेंटेन किए जाते हैं। हमने प्रीवियस जो है लेक्चर्स में ये देखा था कि सब्सिडी लेजर बनाए जाते हैं। उनके बनाने की ज़रूरत क्या होती है कि हमें इंडिविजुअल अकाउंट्स का पता चल सके, इंडिविजुअल क्लाइंट्स के बारे में पता चल सके कि एक इंडिविजुअल क्लाइंट ने कितने पैसे जो है आपको देने। तो जो सब्सिडी लेजर्स होते हैं उनको सेपरेट जो है मेंटेन किया जाए, जो ड्यूटी जो है वो सेपरेट असाइन कर दी जाए। कस्टडी ऑफ कैश रिसीप्ट्स, कि जो भी कैश पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी रिसीप्ट जो है वो प्रॉपरली मेंटेन की जाए, उसको प्रॉपरली रखा जाए। उसकी सीरीज़ जो है, सीरीज़ नंबर कैश का जो है वो जो है होना चाहिए। और अगर कोई कैश रिसीप्ट जो सी हैं वो सीरीज़ नंबर मिस होता है तो उसको प्रॉपरली चेक किया जाए। एंड थर्ड जो है हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑथराइजेशन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ, कि ये जो राइट ऑफ करने की जो सी ऑथराइजेशन है ये डेट शुड बी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, रिलायबल पर्सन को जो है वो देनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें सेपरेट मेंटेन हो रही होंगी कि एक बंदा जो है वो सब्सिडी लेजर जो है वो प्रिपेयर कर रहा होगा, एक बंदे के पास जो है वो कैश आ रहा होगा, और एक सेपरेट जो है वो बंदा जिसके पास ऑथराइजेशन होगी कि वो ही राइट ऑफ कर सकता है, कोई दूसरा जो है वो राइट ऑफ नहीं कर सकता। तो उससे क्या होगा कि रिसीवेबल को प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। अगर यही सारी ट्रांजैक्शन एक बंदे के पास हो, वही अकाउंट सब्सिडी लेजर जो है वो मेंटेन कर रहा है, वही जो है कैश रिसीप्ट कर रहा है और वही जो है राइट ऑफ कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम जो सी आ सकती है, फ्रॉड के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। सपोज लार्ज कंपनीज़ के लिए तो ये करना जो है बिल्कुल काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उसमें अगर आप 3 लोग जो है सिर्फ इसी काम के लिए रख लें तो दैट विल कॉस्ट यू टू मच। लेकिन ये हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ऑनर है वो आइस जो है मेंटेन कर सकता है, इन सारी चीज़ों पे प्रॉपरली ऑडिट जो है इन सब चीज़ों का किया जा सकता है। और जो थर्ड टाइप पे आता है ऑथराइजेशन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ, वो जो ऑनर है वो अपने पास रख सकता है, वो उस अकाउंटेंट के हाथ में नहीं दे सकता कि जब तक अप्रूव ना किया जाए तब तक वो ट्रांजैक्शन जो सी है वो नहीं होगी। तो इन 3 स्टेप से जो है ये इंटरनल कंट्रोल किया जा सकता है रिसीवेबल्स पे। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट टर्म्स, एक्सटेंडिंग क्रेडिट encourages customer to buy from us। तो अब क्रेडिट टर्म्स जो सी हैं उसमें अगर आप एक्सटेंशन कर देते हैं या एक्सटेंड कर देते हैं, तो अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था कि 210 एंड 30। तो 210 का मतलब ये था कि अगर जो है वो 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, एंड देन 30 डेज के अंदर अगर पेमेंट करता है तो नो डिस्काउंट। तो अब ये कह रहे हैं कि जो है क्रेडिट टर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट्स जो है आपके पास, कस्टमर जो है वो आपसे बाय करेंगे। जब आपसे बाय करेंगे तो फिर जो है आपकी सेल जो है वो इंक्रीज होगी। तो क्रेडिट टर्म्स जो हैं उसको रिलैक्स किया जा सकता है अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज करने के लिए। मतलब जहां आपने 10 डेज का मार्जिन दिया, 210 कर दिया, तो वहां आप 215 भी कर सकते हैं। 215 एंड जो है उसको आप 45 कर दें, एंड 45 डेज के अंदर पेमेंट करेंगे, कोई जो है आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 15 डेज के अंदर करेंगे तो तब आप 2 की बजाय थोड़ा सा डिस्काउंट कम कर सकते हैं,
टर्म्स जो है इसकी 3 टर्म्स जो है वो भी बना सकते हैं, उसमें भी जो है आप कर सकते हैं कि 2% डिस्काउंट 10 डेज़ में है एंड 1.5% जो है वो 15 डेज़ में है और एंड जो है वो 45 डेज़ में। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि बट इट टाइज अप द रिसोर्सेज इन अकाउंट रिसीवेबल, कि सेल तो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन अकाउंट रिसीवेबल जो से हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और जो आपके पास कैश होना चाहिए हाथ में तो वो आपका कम हो जाता है। तो दैट विल टाइड अप योर रिसोर्सेज के जो आपको एक्सपेंड करने में, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए इसको भी मैनेज करना है कि हाउ यू मैनेज योर अकाउंट रिसीवेबल, कि उसको किस तरह मैनेज किया जाए। मिनिमाइज भी करना है आपने अकाउंट रिसीवेबल को। एक टाइम तो आप एक साइड पे तो हम ये कह रहे हैं कि जी क्रेडिट टर्म्स को जो है वो रिलैक्स कर दिया जाए जिससे सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो, और दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं कि इट विल इंक्रीज द सेल बट इट विल टाइड अप द रिसोर्सेज। और अकाउंट रिसीवेबल एक रिसोर्सेज है आपका, दैट इज़ कैश आपके पास नहीं होगा तो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। वे टू मिनिमाइज अमाउंट इन अकाउंट रिसीवेबल, कि अकाउंट रिसीवेबल की जो अमाउंट है उसको किस तरह मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर अकाउंट रिसीवेबल लार्ज शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कैश इन हैंड आपके पास जो है वो कम है, क्योंकि वही प्रोडक्ट अगर आप किसी और को सेल कर देते ऐसे जो है क्लाइंट को जो आपको कैश पे पेमेंट कर रहा है तो आपके पास कैश जो है आ जाता है। वो अकाउंट रिसीवेबल व्हेन एवर ही पे तो फिर आपके पास कैश आएगा। सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल, सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है कि आप जो है क्या करते हैं कि अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को सेल कर देते हैं, जिसको हम फैक्टोरिंग का भी वर्ड जिसके लिए यूज़ किया जाता है कि आप एजेंसीज के पास जाके अपने अकाउंट रिसीवेबल सेल कर देते हैं और आप अगेंस्ट दोज अकाउंट रिसीवेबल कैश जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो एजेंसीज जो है वो क्या करती हैं कि आपको, फाइनेंशियल एजेंसीज जो वो आपको वो कैश जो है वो दे देती हैं अगेंस्ट योर अकाउंट रिसीवेबल और आप उस कैश को यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपने बिजनेस में। और जब वो कैश आपका अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट कैश रिसीव होता है तो वो आप एजेंसीज को वापस कर देते हैं। दिस इज़ द वन मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है, दैट इज़ द क्रेडिट कार्ड सेल, कि आप अकाउंट रिसीवेबल को मिनिमाइज इन सच अ वे कर सकते हैं कि आप कहें जी कि ठीक है हम क्रेडिट कार्ड पे जो है वो सेल करते हैं। लाइक कि बहुत सी कंपनीज जो सी हैं आपने देखा होगा उन्होंने क्रेडिट कार्ड भी नहीं लिखा होता, उन्होंने कहा होता है कि नहीं कैश क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लाइक कि आप जन से राहत बेकर्स पे चले उन्होंने लिखा होता है कि जी क्रेडिट कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल। ब्रेड एंड बटर पे चले जाएँ क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दे प्रेफर कैश। तो वहाँ पे तो ऐसी बात ही नहीं होती। लेकिन समटाइम जब से एक शख्स जो है, जिस तरह हम एग्जांपल देते हैं फ्रेंड्स कॉरपोरेशंस की, तो फ्रेंड कॉरपोरेशंस क्या कर रहा है, वो जो है होलसेल पे भी प्रोडक्ट को सेल करता है और रिटेल पे भी कर रहा है। अब उसने किसी कंपनी को जो है सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करनी है, तो वो क्या करेगा, वो क्रेडिट पे देने के लिए राज़ी होगा, क्योंकि कंपनी जो है कैश पे पेमेंट्स नहीं करती, दे यूज टू पे इन कैश। और जब तक जो है आपकी मटेरियल सप्लाई होता है, सपोज एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी, उसने लैपटॉप के जो है ऑर्डर सप्लाई किया, तो अब वो लैपटॉप ऑफिस में चले गए, ऑफिस वालों ने क्या किया, लैपटॉप को खोला, उसको चेक किया, क्वालिटी चेक की, ओके एवरीथिंग इज़ करेक्ट। उन्होंने अकाउंट वालों को कहा, अकाउंट वालों ने चेक बनाया, अप्रूवल ली और इसमें 10 to 15 डेज जो है वो पेमेंट में लग गए। तो अब इन दिस केस तो क्रेडिट पे चलेगी। अगर कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा आ जाता है कि जो कैश आपको नहीं देता, तो देन यू कैन प्रेफर इट ऑन द क्रेडिट कार्ड सेल। क्रेडिट कार्ड में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कार्ड आपके पास आया, आपने उसको स्कैन किया, उसमें से 2 पर्चियाँ निकली, एक पर्ची पे आपने उसने साइन करके आपको दे दिए और एक पर्ची जो है उसने अपने पास रख ली। एंड देन वो जो रिसीप्ट्स है उसको आपने क्या किया कि जाके बैंक में जमा करा दिया और क्विकली जो है विद इन 1 or 2 डेज जो है बैंक ने वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड में समटाइम ह्यूज अमाउंट जो सी है वो भी
जो है ट्रांजैक्शन हो सकती है और समटाइम इसमें स्मॉल अमाउंट की भी ट्रांजैक्शन जो है वो किया जाती है। लेकिन लार्ज कॉरपोरेशन जो बहुत ज़्यादा बड़ी कॉरपोरेशन होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन इफ़ समवन इज़ डूइंग द स्मॉल बिजनेस जिसके पास डेली क्लाइंट्स जो है वो आ रहे हैं तो वो क्रेडिट कार्ड पे भी सेलिंग की जा सकती है। तो चेक्स को हम जो है कैश ही कंसिडर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे चेक का जिक्र जो है वो नहीं किया गया। क्या आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि जी चेक्स भी तो हम ले सकते हैं, पे ऑर्डर भी तो ले सकते हैं, तो दैट इज़ क्विकली ट्रांसफ़र, वो उसी वक्त जो है आप बैंक में जब जाके जमा कराते हैं तो यूजली जो है, हाँ अगर वो चेक जो है किसी और सिटी से रिलेट करता है तो देन इट टेक्स टाइम, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट इज़ 1 or 2 days। लेकिन फिर भी 2-3 दिन के अंदर जो है अमाउंट कलेक्ट हो जाए तो दैट इज़ कंसिडर टू बी ए कैश। एवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो अब हम बात कर रहे हैं कि अकाउंट रिसीवेबल जो है हमने मेथड्स तो पढ़ लिए थे प्रीवियसली, तो हम बात करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल की क्वालिटी को किस तरह मेजर किया जा सकता है। तो उसके लिए वी हैव 2 फार्मूला, द अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जैसे नाम से पता चल रहा है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, दिस रेशो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एवेल्युएटिंग हाउ एफिशिएंटली मैनेजमेंट हैज़ बीन इन ग्रांटिंग क्रेडिट टू द प्रोड्यूस रेवेन्यू। तो इसका जो फार्मूला है दैट इज़ द नेट सेल आर क्रेडिट सेल, यूजली क्रेडिट सेल जो है उस पर डिवाइड किया जाता है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो ये रेशो हमें बताती है कि हाउ मैनी टाइम्स ए कंपनी कन्वर्टेड द रिसीवेबल इनटू कैश। आई रिपीट इट, दैट हाउ मैनी टाइम इन अ स्पेसिफिक पीरियड the company converted the receivable into cash. So that is the account receivable turnover ratio. Turnover mean that how many times the account receivable are turnover into sale. तो net sale पे जब हम डिवाइड करेंगे किसको, नेट सेल डिवाइडेड बाय द एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, तो फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगा टर्नओवर रेशो। तो जितनी रेशो ज़्यादा होगी उतना क्विकली और उतनी जल्दी जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होंगी कि अपनी सेल्स को, अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट कर रही होंगी, राइट। और जितनी रेशो कम होगी उसका मतलब ये होगा कि उतना ज़्यादा जो है कंपनीज टाइम ले रही हैं उतने अकाउंट रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करने। तो जितनी कम होगी दैट इज़ मोर डेंजर, जितनी ज़्यादा होगी दैट इज़ मोर गुड, कि कितनी दफ़ा जो है वो कैश जो है कितनी क्विकली जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। और सेकंड जो है इसके पास इसकी जो रेशो आती है एवरेज नंबर ऑफ द डेज टू कलेक्ट, तो वो तो आपके पास आ गया कि जी कितनी क्विकली हो रही है। तो अब सेकंड रेशो जो है हमारे पास आती है, दिस रेशो हेल्प जज द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनीज अकाउंट रिसीवेबल। ये किस तरह किए जाते हैं, डेज इन अ ईयर 360 या 365 डेज जो है 365 डेज जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, डिवाइडेड बाय द अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। जो पीछे हमने टर्नओवर रेशो निकाली थी उस पर जब डिवाइड कर दिया जाता है तो वी गॉट द नंबर ऑफ डेज दैट्स द अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्टेड इनटू द कैश, दैट इज द अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्टेड इनटू द कैश। पहले तो हमें पता चला था कि हाउ मैनी टाइम्स जो है सेल्स जब हम करते हैं तो हमारे सेल्स अकाउंट रिसीवेबल में और अकाउंट रिसीवेबल से कैश में हाउ मैनी टाइम्स इट कन्वर्टेड। और सेकंड जो सी रेशियो है हमें ये मेजर करती है कि हाउ मैनी डेज द सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। सेल्स मीन द अकाउंट रिसीवेबल्स आर converted into the cash. This is the end of chapter number 7. आज हमने क्या किया, आज हमने जो है एस्टिमेट किया कि जब हम क्रेडिट पे जो है प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं तो हमें डाउट होता है, वी एक्सपेक्ट कि कुछ लोग जो है उसमें हमें पैसे नहीं देंगे। तो हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए
जो सा सम टाइम हमने 2-3 मेथड्स के बारे में जो सा पढ़ा था। एक हमने मेथड पढ़ा जिसमें हमने एजिंग के बारे में पढ़ा था कि जी एज से हमने एस्टिमेट लगाया था। एक मेथड हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर की सेल से कैसे जो सा एस्टिमेट लगाया जा सकता है। तो हमने एस्टिमेट लगाया कि जी कुछ पैसे जो सा हमें नहीं मिलेंगे, तो जो नहीं मिलेंगे उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाए। और फिर हमने ये भी किया कि हमने कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी कर ली थी जिसमें हमें उम्मीद थी कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमने राइट ऑफ कर दिया था। पहले तो हमने डाउटफुल डेट जो है वो क्रिएट किए थे कि वी आर डाउटफुल, लेकिन बाद में हमने राइट ऑफ कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस क्लाइंट को कुछ ख्याल आया और उसने पैसे जो है हमें वापस कर दिए, तो उसकी क्या एंट्रीज होंगी। तो ये एंट्रीज हमने की थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जी अकाउंट रिसीवेबल को कैसे मैनेज किया जा सकता है, किस तरह मिनिमाइज किया जा सकता है, कस्टमर को किस तरह अट्रैक्ट किया जा सकता है, फ्रॉड से किस तरह बचा जा सकता है। और उसके बाद जब हमने लर्न कर लिया और फिर हमने एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमने ये देखा कि एवेल्युएट किस तरह किया जाता है अकाउंट रिसीवेबल को। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखी और अकाउंट रिसीवेबल इन नंबर ऑफ डेज जो है वो देखा कि टर्नओवर हाउ मैनी टाइम्स द अकाउंट रिसीवेबल आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ ईयर और इन अ पर्टिकुलर पीरियड। और फिर हमने देखा कि इन अ ईयर हाउ मैनी डेज it will take to convert the account receivable to cash. This is the end of today lecture. See you in next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.